कौन कौन आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, कुछ दिखता नहीं कुछ भी। फिर या तो चश्मा उतार देता हूँ। चश्मा के बिना कैसे? इसी में वो है क्या चश्मे में डबल? सुजीत सम्राट जी, आओ सुजीत भाई जय भीम नमो बुद्धाय। आजा बेटा। कैसे हैं? बढ़िया। कैसे हैं आप? सब बढ़िया? चलिए, थैंक यू। और धीरे धीरे और साथी जुड़ जाएं। और सुजीत भाई कैसे चल रहा है? नरेश वर्मा जी, अच्छा हिजम सर जय भीम सर। प्रताप पाटिल जी जय भीम सर। जय भीम सर, जय भीम। कैसे हैं? कई दिन हो गए आज, तो ज़्यादा दिन दूर नहीं रहना चाहिए, समय समय पर बात करती रहनी चाहिए। बीच की जो है दूरी जो है वो समय अंतराल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वीरेंद्र मॉल, अच्छा क्या हाल है भैया जी? जय भीम। कैसे हैं अंकल, ठीक हैं? ललित जी जय भीम। रत्नेश जी जय भीम। जय भीम। अंकल को मेरा नमस्कार बोलना। रहमान मलिक साहब जय भीम सर। हाय सर। दीपक बौद्ध जी, रंजीत सुतारी जी, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और कैसे चल रहा है आज 1 तारीख मई की? सरकार के हिसाब से 2 दिन लॉकडाउन के, लेकिन लगता है कि लॉकडाउन अभी बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके लॉकडाउन सरकार बढ़ाएगी। हो सकता है पहले जी, शंभुद्दीन जी, शहाबुद्दीन जी आदाब। पहले 21 दिन, फिर 19 दिन, और अब मुझे लगता है कि कम से कम 14-15 दिन जरूर बढ़ाएगी सरकार, ऐसे ही लग रहा है इस हिसाब से। लेकिन इस सारे लॉकडाउन में कई चीज़ें देखने को आई हैं जो वाकई में बड़ी गंभीर हैं, हैरान करने वाली हैं। बहुत सी चीज़ें दिखती नहीं थी, लेकिन इस बार तो बिल्कुल इस लॉकडाउन में वो साफ दिखने लगी हैं सारी की सारी चीज़ें। जिस तरह से भेदभाव हो रहा है लगातार, जिस तरह से गरीबों को इग्नोर किया जा रहा है, जिस तरह से मजदूरों को बार बार इग्नोर किया जा रहा है, और सही न्यूज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही। लोग, उमेश झिनेलिया जी भी जुड़ गए हैं, अमन कटारिया जी भी, बॉक्सर चिताणु कला जी, थैंक यू बॉक्सर जी, थैंक यू। तो बहुत चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, और लगातार ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो बहुत बेचैन कर दे रही हैं। और इस सब में जो सबसे ज़्यादा दुख की बात है वो है कि जो अदालत है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो रवैया सामने आ रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये ढंग रहेगा तो वाकई में आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। ऐसी ही कुछ बातें हैं जो पीछे हुई हैं, जिनको लेकर वाकई में मैं मानता हूं कि हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, और हम सब लोगों के लिए ये बहुत ही चिंतन का समय है, बहुत ही मैं कहूँ विचार करने का समय है। और ऐसे समय में भी अगर हम विचार नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, उनको सही जो परिप्रेक्ष्य है उसमें नहीं समझेंगे, सरकार की नीयत क्या है, बाकी सब जो हैं इनकी नीयत क्या है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा ऐसा, इनको क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत गंभीर परिस्थिति है।
सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की कुछ टिप्पणियां की हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो बात कही है, हम सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत गंभीर विचार विमर्श का समय है। ध्यान है आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस समय हैं, उन्होंने कहा कि आपदा के समय में तीनों अंगों को मिलकर काम करना चाहिए। ये मिलकर काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाई गई है। ये अदालतों को इतने अधिकार मिलकर काम करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। अदालतों को जो इतने अधिकार दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि अदालतें सरकार के कार्यों को वॉच कर सकें, और अगर सरकार के कार्य संविधान के अनुरूप नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, तो निश्चित रूप से उन पर जो है एक्शन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो सरकार के ऊपर कोई और एक्शन लेने वाला है नहीं। लेकिन बड़ी गंभीर परिस्थिति हो जाती है कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि इन्हें ऐसे समय में सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मिलकर काम करना चाहिए तो इसका मतलब बहुत सीधा साफ हो गया कि जो सरकार कर रही है आप उसको हाँ में हाँ मिलाए चले जाओ, उस पर टिक मार्क किए चले जाओ कि हाँ जो भी कर रही है सरकार सही कर रही है, सरकार कुछ गलत नहीं कर रही, सरकार ने जो सोचा वो भी सही, सरकार जो कर रही है वो भी सही, जो आगे करेगी वो भी सही, सरकार की जो योजना है वो भी सही। एक और इसमें देखिए कि प्रवासी जो मजदूर हैं उनको लाने के लिए और उनके गांव पहुंचाने के लिए एक जो रिट पड़ी है, रिट डाली गई है कि सरकार से पूछा जाए, तो सरकार से सुप्रीम कोर्ट को उससे जवाब लेने के बजाय सुप्रीम कोर्ट कह रही है, पूछ रही है, सरकार से पूछ रही है कि क्या उन प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में भेज सकते हैं क्या। समझिए आप इस चीज की गंभीरता को कि सुप्रीम कोर्ट को कहना ही चाहिए कि भाई ये पिटीशन आया है, आपको ये नोटिस भेजना, आप इसका जवाब दीजिए। और देन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जवाब आने के बाद में, क्योंकि ये सब अर्जेंट मैटर है, ये जब तक कोरोना का मामला चल रहा है प्रवासी मजदूरों का तब तक ही मसला है, उसके बाद में सारी स्थिति जो है थोड़ा अलग तरीके से बैठेगी। सो उस समय में जब सरकार से माननीय अदालत को जवाब लेना चाहिए, सरकार पूछ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या उन्हें भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सरकार कहेगी नहीं भेजना तो नहीं भेजेंगे आप। तो क्या अदालत सरकार के हिसाब से चल रही है? क्या अदालतों को सरकार के हिसाब से चलना चाहिए? सरकार की मर्जी के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुरूप काम करना चाहिए। इस बात के लिए अदालतें बनाई गई हैं। जो तीसरा स्तंभ है लोकतंत्र का, संविधान के माध्यम से जो तीसरा स्तंभ है, क्या उसे इस तरह से काम करना चाहिए? क्या उसे इसलिए बनाया गया है कि वो सरकार से पूछे कि भाई ये कर सकते नहीं कर सकते, बल्कि उसको ये पूछना चाहिए कि ये पिटीशन आया है, आप इसका जवाब दीजिए, उससे जवाब मांगिए आप। देन उसके बाद में जब आर्गुमेंट हो, मैटर फाइनली जब सुना जाए, तब आप डिसाइड कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। हमें उन सारी चीजों को देखना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सरकार जिस तरह से काम कर रही है अदालत, मैं समझता हूं हमारे लिए, देश के लिए सबसे बड़ी गंभीर परिस्थिति है। और इस समय साथियों जो सबसे बड़ी एक और टिप्पणी आई है कि कोरोना के बीच में सरकार आरक्षण पर टिप्पणी कर रही है, आरक्षण पर टिप्पणी कर रही है। यह बहुत ही गंभीर मसला है और अदालत कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि जो लोग 70 साल में जो इसका फायदा उठा चुके हैं उनके अलावा का लाभ मिल सके, इसकी बात। तो क्या ये जो सारी स्थिति है, क्या इस विषय में सरकार से, क्या अदालत ने इस विषय में और बहुत सी जो चीजें इसके साथ में जुड़ी हुई हैं, सब पे विचार विमर्श किया है क्या? सबकी जानकारी सरकार ने हासिल की है क्या? सरकार सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है कि भाई हमें जो है इसकी समीक्षा करनी चाहिए, जिन लोगों ने इसका लाभ लिया है वो लोग इस लाभ को छोड़कर अब जिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिला उन लोगों तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए। बिल्कुल
सभी लोगों तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए जो इसके लिए हकदार हैं। लेकिन क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की तमाम पॉलिसी को पूरी उसकी जांच पड़ताल कर ली है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी पता है कि रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन क्यों है? ये अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत जो रिजर्वेशन सर्विसेज में दिया गया है और अनुच्छेद 330 वगैरह के इसमें जो दिया गया है, इन सब के विषय में क्या है सुप्रीम कोर्ट को मालूम है क्या? या सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करने से पहले कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए? साथियों, मैं बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि मैं इस विषय पर बहुत एक डिटेल में एक चर्चा हमारे बीच में रहेगी। ये एक छोटा मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूं अब हमारी जो डायरेक्ट फाइट है, आने वाले समय में हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ निश्चित रूप से फाइट करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा माध्यम बन गया है जो बार बार हमारे रिजर्वेशन, आरक्षण, इस पर बिना सोचे समझे टिप्पणी करता है और इसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। इसलिए हमको इस पर बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा और सीधा मुझे कहने में कोई शक नहीं है, कोई जरा भी झिझक नहीं है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से हमारा संघर्ष होना है साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो एक अदालत न्याय करने के लिए बनाई गई है वो न्याय करना तो दूर बल्कि अन्याय का समर्थन कर रही है, अन्याय का लगातार अन्याय के साथ में खड़ी है। मैं एक चीज और आपसे कहूंगा साथियों, इसको लगातार इस बात को आप शेयर भी करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। ग्रुप में शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, ये बहुत जरूरी है। आज मैं थोड़ी सी कुछ परिस्थितियां बना के बाकी इसके विषय में मैं बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा साथियों, और चाहूंगा कि आप और हम सब लोग, क्योंकि ये मसला लगातार आ रहा है। आज समाज, अगर ये दलित समाज, ये शोषित पीड़ित समाज, SC ST का समाज, OBC का समाज अगर कुछ भी थोड़ा बहुत बन पाया है तो वो ये रिजर्वेशन की वजह से बन पाया। हालांकि सरकार ने रिजर्वेशन पूरी तरह से लगभग खत्म ही कर दिया है। सरकारी नौकरियों में कुछ बता नहीं, जब नौकरियां ही खत्म हो गई तो रिजर्वेशन कहां से होगा? और धड़ाधड़ प्राइवेटाइजेशन करती चली जा रही है सरकार, प्राइवेट हाथों में देती चली जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो जो कुछ बचा है, जो कुछ है या जो कुछ होना चाहिए, उसे हासिल करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लगातार हमारे रास्ते का रोड़ा बनती चली जा रही है। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हमारे रास्ते का रोड़ा बनती चली जा रही है। कभी कहीं से कोई ना कोई पिटीशन आती है किसी भी तरह से, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती है, और उसको एंटरटेन करने के बाद में जो मन में आता है वो फैसले करती है। एक कभी कोई छोटी सी खबर खुशी की आती है कि भाई ये हो गया रिजर्वेशन के ऊपर, उसके बाद तुरंत आएगी कि ये रिजर्वेशन ऐसे खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे कर दिया। और अभी जो टिप्पणी आई है वो बहुत गंभीर टिप्पणी है साथियों, कि रिजर्वेशन की समीक्षा होनी चाहिए। जो लोग वेल एस्टेब्लिश्ड हैं उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है साथियों। रिजर्वेशन का आधार ये कभी नहीं था जिसे सुप्रीम कोर्ट बनाना चाह रही है। इस मतलब यह है सीधा सीधा कि आर्थिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन की बात करना चाह रही है। आर्थिक आधार रिजर्वेशन के लिए, वो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन के लिए कभी भी आधार नहीं रहा था। यह था इसका बहुत बड़ा सामाजिक आधार, क्योंकि आज की तारीख में भी कोई कितना भी बड़ा पैसे वाला व्यक्ति हो शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में, लेकिन सामाजिक स्तर पर उसका मान सम्मान वो नहीं है जो जनरल समाज के व्यक्ति का हो सकता है या होता है, या जो उसके प्रति उसकी जो रेपुटेशन है समाज में वो उसकी नहीं है। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। इसलिए रिजर्वेशन का आधार कभी आर्थिक था नहीं। अगर आर्थिक आधार होता तो संविधान में ही होता। अगर आर्थिक आधार होता तो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और हमारी संविधान सभा वो उसी समय इस बात की चर्चा करती, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई चर्चा नहीं करी। तो आर्थिक आधार नहीं, सामाजिक आधार, और बल्कि आज हम इसको रिजर्वेशन कहना बंद करेंगे। यह है हमारी हिस्सेदारी, रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे लिए सबसे उचित शब्द है। रिजर्वेशन कहना बंद करेंगे, अब हम इसको कहेंगे प्रतिनिधित्व।
रिप्रेजेंटेशन, इस देश में हमारी जितनी हिस्सेदारी है, अपनी हिस्सेदारी अब हम लेंगे और छीनेंगे साथियों। मांगने की बात नहीं है, ना हम सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे, ना हम सरकार से मांगेंगे, ना ये देने वाले कोई हैं, बल्कि हमारा हिस्सा है, देश में हमारा हिस्सा है। हम अपनी ताकत को इतना बढ़ाएंगे, हम अपने संगठन को, अपनी शक्ति को इतना बढ़ाएंगे कि अपना हिस्सा हम छीनेंगे साथियों। हमें इस पे काम करना है। अब तक जो भी होता रहा या हमारे नेता जो भी करते रहे, जिस तरह की भी चीजें नहीं, हम मांगने की स्थिति में रहे, हम केवल मांगते रहे। मांगना नहीं है साथियों, मांगना बहुत हो चुका, मांग बंद, अब छीनने के लिए काम करना है। और सुप्रीम कोर्ट जो ये बात कहती है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, पहले सुप्रीम कोर्ट इस बात को बताए कि जो रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब्स का 16.5% जो शेड्यूल कास्ट का था, 15% और 7.5% जो शेड्यूल ट्राइब्स का था, यानी टोटल 22.5%। क्या वो 22.5% रिजर्वेशन आज तक कभी पूरा हुआ है? नहीं हुआ। जो 22.5% रिजर्वेशन है वो आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। मुश्किल से 11 या 12% जो रिजर्वेशन है वो पूरा हुआ, और उसमें भी अगर क्लास 4 वाला रिजर्वेशन हम निकाल दें, क्लास 4 की श्रेणी में जो रिजर्वेशन रहा है, अगर हम उसको निकाल दें तो हमारा रिजर्वेशन मुश्किल से 6 या 7% रहा है। बाकी सारा का सारा जो है वो सब इन्होंने खाया है। तो जो आज तक हमारा 10-11% रिजर्वेशन खाते रहे हैं, यही जनरल समाज के लोग खाते रहे, किसी से छुपा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो इस चीज को नहीं जानता हो। न केवल हमारा SC ST का खाया है, बल्कि OBC का खाया है, और लगातार खा रहे हैं। कहां OBC की आबादी 52% से ज्यादा है देश में, और उसको रिजर्वेशन कितना मिल रहा है? 27%, और वो 27% भी मिल नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें जो प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी स्थिति क्या है साथियों? 93% उसमें जनरल समाज के लोग हैं, और उनमें भी मैक्सिमम ब्राह्मण समाज के लोग हैं साथियों। ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं आप, पहले आप जो है पहले उससे तो पूरा कीजिए आप। 97% प्रोफेसर, ना तो प्रोफेसर, ना एसोसिएट प्रोफेसर, ना असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब यूनिवर्सिटी का ये हाल है। और इसी के साथ वो सारा का सारा हाल स्कूलों का हाल है। आप अगर देख लेंगे सो पूरे बाकी सारे इस एरिया में भी, और जो फील्ड है उनमें भी, मैं आपको एक छोटा सा करके बताता हूं, आपको इसकी समझ में आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इस देश की आज की तारीख में 35 जज हैं। उन 35 जजों में कितने जज हैं आज की तारीख में? 1। यानी आप मान लीजिए कि जब से हमारी ये सुप्रीम कोर्ट बनी 1950 के बाद से लेके आज 70 साल हो गए। 70 साल में 4 जज शेड्यूल कास्ट के बने हैं। शेड्यूल ट्राइब्स का 1 भी नहीं बना है। बैकवर्ड के साथ 1 या 2 बने हैं, और इससे अलावा कुछ नहीं। बाकी सारे के सारे कौन लोग हैं? वो सारे के सारे सवर्ण समाज के लोग हैं, जनरल समाज के लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इस देश की अदालतें जो हाई कोर्ट हैं, हर प्रदेश के हाई कोर्ट, जो पहले 18 थी, फिर 21 हुई, और आज की तारीख में वो 24 हाई कोर्ट हैं। उन 24 हाई कोर्टों में 1095 हाई कोर्ट जजेस की वैकेंसीज हैं। 1095 ये अप्रूव्ड हैं, और हैं कितने? मुश्किल से जो खाली पड़ी हैं, लगभग 450 जो हाई कोर्ट जजेस की सीटें वो खाली पड़ी हैं साथियों। और उनमें जो भरी हुई है उसमें से 22 या 23 शेड्यूल कास्ट हैं, और 22-23 का लगभग बैकवर्ड के हैं। बाकी सारे कितने हैं? जबकि होना कितना चाहिए? अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में SC ST और OBC टोटल मिला के कम से कम 17 जज होने चाहिए। 17 जज SC ST OBC के। और हाई कोर्ट में कितने होने चाहिए? 1095 का 50% कर लीजिए। ये मैं अभी उसी की बात कर रहा हूं। हालांकि वो भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, उस पर भी मैं बात बताऊंगा। तो हम कर कितना सकते हैं? हम इसमें भी अगर हाई कोर्ट में मान लें तो हमारे कम से कम 550 जजेस हमारे होने चाहिए SC ST और OBC के। इसके अलावा साथियों, अगर जो बाकी नीचे की जो कोर्ट हैं उनका आप हाल लगा सकते हैं कि क्या हाल है। जिस तरह से हर जगह है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो जुड़े हुए उससे एफिलेटेड जो कॉलेज हैं
वो 83 कॉलेज हैं, एक कॉलेज में शेड्यूल कास्ट जो है वो प्रिंसिपल है, बाकी किसी कॉलेज में नहीं है। ओबीसी तो है ही नहीं कहीं। तो ओबीसी की तो बात आप देखिए, ओबीसी तो बहुत पीछे है। और एससी एसटी के रिजर्वेशन जो पूरा नहीं किया, उस पर समीक्षा की बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सो ये हमारे सामने एक बड़ी गंभीर परिस्थिति है साथियों। आज अगर हम इस सारी चीज को नहीं समझे हैं तो धीरे 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 एक एक करके जिस तरह से हमारे सारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते, हमारे एजुकेशन के सारे रास्ते सब खत्म कर दिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें, इन्होंने मुस्लिमों को टारगेट पे ले रखा है। हर जगह मुस्लिम का बहिष्कार कर रहे हैं, हर जगह मुस्लिम को अपमानित कर रहे हैं। अगर वो ठेली लगाने जा रहा है, वो सब्जी बेच रहा है, तो आपने देखा अभी कितने जबरदस्त दो उदाहरण हैं। देवरिया का एक सुरेश तिवारी जो एमएलए है बीजेपी का, वो, और एक वो राजपूत करके दूसरा एमएलए वहां से चरखारी से जो एमएलए है बीजेपी का, किस तरह से सब्जी वाले को धमका रहा है कि मुसलमान अगर यहां आ गया तो इतना मारेंगे जो याद रखे। मतलब इस तरह से इन्होंने लगातार लोगों को मारने की, अपमानित करने की कर रखी है सारी चीज। और सरकार और अदालत दोनों पूरी तरह से मिल चुके हैं। मीडिया पहले ही इनके कब्जे में है, मीडिया इनके हाथ में, मीडिया इनके हिसाब से सारा चल रहा। यह हमारे लिए बड़ी गंभीर परिस्थिति है साथियों कि रिजर्वेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, पहले तो आप उसे पूरा करें, वो पूरा नहीं है। और आप चर्चा कर रहे हैं कि इसकी समीक्षा की जाए आर्थिक आधार पर। और आपने जब आज इसकी समीक्षा की बात कर रहे हैं, आपने जब जनरल को 10% रिजर्वेशन इस सरकार ने किया, उसकी समीक्षा की आपने? जब जाटों को या जो राजस्थान के जो गुर्जर हैं उनको रिजर्वेशन की बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जब 10% रिजर्वेशन आपने जो जनरल समाज के लोग हैं उनको दिया, तब आपने कोई समीक्षा नहीं की। तो ये जो चीजें हैं साथियों, हमें इस पे बहुत गंभीरता के साथ में विचार करना पड़ेगा। धीरे 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 आप देख रहे हैं ये सरकार लुटेरों की सरकार हो गई है और ये हर किसी का हक लूट रही है। हम अगर आज की तारीख में भी नहीं जागे, हम अगर आज की तारीख में भी इकट्ठे नहीं हुए, आज की तारीख में भी इकट्ठे होके अपने समाज के लिए, अपने लिए अगर हम संघर्ष नहीं कर पाए, तो साथियों हमारा होना ना होने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पढ़े लिखे होने का, हमारे जो मजबूत होने का, हमारे पास चाहे पैसा हो या कुछ भी हो, उन सारी चीजों को कोई मतलब नहीं है अगर हम समाज के लिए आज की तारीख में लड़ नहीं पाते। और हमारे रहते रहते सब कुछ खत्म हो जा रहा। हमारे जो तथाकथित नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, ये कोई करने वाला नहीं है। अगर ये कुछ करने वाले होते तो आज की तारीख में हम इस स्थिति में नहीं होते साथियों। समाज इस स्थिति में नहीं होता जिस स्थिति में समाज को पहुंचा दिया गया। सारे के सारे नेता, लोकसभा में 131 एमपी हैं शेड्यूल कास्ट के, और राज्यसभा में भी तकरीबन 15-20 के लगभग एमपी हैं। और इसके अलावा बैकवर्ड के हर जगह एमपी हैं। क्या बैकवर्ड वाले कर रहे हैं? क्या एससी एसटी वाले कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग नेता? और अगर एमएलए की बात देखी जाए तो तकरीबन 1150 के लगभग एमएलए एससी और एसटी के हैं पूरी विधानसभा में। 30 विधानसभाएं इस देश में, उन 30 विधानसभाओं में और 7 विधान परिषदों में मिला के तकरीबन 1150 एमएलए और एमएलसी हैं। क्या कर रहे हैं ये सारे के सारे लोग? इनके सबके रहते सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ प्राइवेट हाथों में चला गया, पूरा रिजर्वेशन खत्म हो गया, एजुकेशन का भट्टा बैठ गया, समाज बद से बदतर हालत में आ गया। और आज इस कोरोना के दौर में समाज भिखमंगी की उस पर कगार पर पहुंच चुका है, भिखमंगी के दरवाजे पर पहुंच चुका है। तो क्या कर रहे हैं? ये करना हम ही को है साथियों। इसलिए मेरा बार बार आपसे कहना है साथियों, हमें समझना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, बहुत बढ़िया तरीके से एक रणनीति बनानी है। और अब आर पार की लड़ाई केवल सरकार से ही नहीं लड़नी साथियों, केवल सरकार से नहीं लड़नी साथियों। अब ये आर पार की लड़ाई हमें इस देश की अदालत, यानी इस देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी साथियों। या तो रहेंगे या खत्म हो जाएंगे। इस बात की चिंता नहीं है साथियों कि हमारा क्या होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि हमें इतना तो कम से कम सिद्ध करना ही चाहिए कि हम जिंदा इंसान हैं, मुर्दा नहीं हैं, लाशें नहीं हैं, हम बिल्कुल खत्म नहीं हो गए हैं। हम भी सोचते हैं, हमारे भी दिमाग है, हमारा भी मन है, हम भी जानते हैं, गहराई से चीजों को समझ सकते हैं। समाज के दुख दर्द से हमें सरोकार है, हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा साथियों। जो लोग आज दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, जो लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं और अपने परिवार का गुजारा ढंग से नहीं कर पाते, क्या वो लोग कर पाएंगे साथियों? नहीं कर पाएंगे। वो बहुत कमजोर हैं।
करना ऐसे ही लोगों को पड़ेगा जो मजबूत हैं, जो साथी कुछ आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। सब इसी तरह के लोगों को हमें आगे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा साथियों। इस तरह की देखिए, एक ये मिस्टर कार्तिक त्यागी हैं, गाली दे रहे हैं। हाँ, इससे ये त्यागी और ये पंडित, इन सबसे जो है गालियों के अलावा इसकी और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और दो जितनी भी तुम गाली दे सकते हो कि तुम इससे ज्यादा और कुछ कर ही नहीं सकते। एक मोनू सिंह है, ये ध्यान रखना, तुम्हारे सबके नाम सब कुछ मैंने सब छांट के रखे हैं, चिंता नहीं है मुझे किसी बात की। मैंने सब कुछ तुम्हारे विषय में पता लगा के रखा है, ध्यान रखना। तुम जो है ना जितनी ये सारी बात करो, दो गाली दो, क्योंकि तुमसे ये उम्मीद नहीं मैं कर सकता हूं कि तुम कुछ अच्छा करो या अच्छा सोचो, क्योंकि तुम जिस बीज के हो ना, जो नस्ल है तुम्हारी, वो गंदा ही सोच सकती है, अच्छा नहीं सोच सकती। सो मैं सब चिंता नहीं, जितना कह सकते हो तुम मुझे बुरा भला कहो, जितनी गाली दे सकते हो दो, लेकिन ध्यान रखना एक भी मेरी नजर से बचा नहीं है, एक भी। हर किसी के विषय में मुझे जानकारी है, हर किसी के विषय में। मैं ये सीना तान के कहता हूं, वैसे ही नहीं कह रहा, बहुत सोच समझ के कहता हूं। तुमने हमारा हक लूटा है और तुम्हारे गले से, तुम्हारे गले में हाथ डाल के हम अपना हक निकाल लेंगे, तुम्हारे गले में हाथ डाल के अपना हक निकाल लेंगे। ध्यान रखना, हमने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब हमारे अगर हक को जिस तरह से तुम लोग मार रहे हो, और सुप्रीम कोर्ट, ये मत समझना कि अदालत और ये सरकार सब तुम्हारे हैं, सब धरे रह जाते हैं जब वक्त बदलता है। सब एक जरा से वायरस ने पूरी दुनिया की ऐसी तैसी मार दी, पूरी दुनिया की जरा सा वायरस कोरोना सबको घर में बिठा दिया। ध्यान रखना, हम इन सारी चीजों को समझते हैं, जानते हैं। तो मैं अपने भाइयों, ये सब सारी चीजें चल रही भाइयों, ये सब गालियां वालियां दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इन सब बात की, यही कर सकते हैं। बट मैं आपसे, मेरा आपसे कहना है, इनसे हमें कोई घबराने की या किसी बात की जरूरत नहीं, पर मुझे आपसे कहना है, आपको समझना जरूरी है साथियों कि ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज के हक को लुटने न दें, और इस देश में हमारा जितना हक है हम वो हक लेके रहें। ध्यान रखना, मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था, हमें उस चीज को भूलना नहीं है और उसी चीज को अमल में लाना है। और जो कोई भी इसके रास्ते में आएगा, वो कोई भी हो चाहे रास्ते में आने वाला, हमें उस किसी व्यक्ति की परवाह नहीं करनी है, पैरों के नीचे तले रौंदते हुए चले जाना है ऐसे हर व्यक्ति को जो हमारे इस रास्ते में आएगा। काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो मैं अब रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, मैं रिजर्वेशन की नहीं, मैं प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूं। मैं जो हमारा इसमें रिप्रेजेंटेशन उसकी बात कर रहा हूं, वो रिप्रेजेंटेशन न केवल शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, ओबीसी का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, सिखों का, हर किसी का जिसका जितना हक है, जितना उनका रिजर्वेशन, जितना उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन की बात है। और अब हमें कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है साथियों किस तरह से इस पूरे आंदोलन में आप देख रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि कोरोना की आड़ में क्या किया जा रहा है। अभी आपने देखा 68,660 करोड़ रुपए, 68,660 करोड़ रुपए इसी मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक के माध्यम से उन 50 सबसे बड़े लुटेरे जो हैं, जो बैंक के कर्जदार हैं, जिन्होंने कई नेशनलाइज्ड बैंक को जो है चूना लगाया, उन बैंकों के उन जो कर्जदार हैं, जिनमें मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या और ये जितने भी बड़े बड़े घोटालेबाज हैं जो शायद इनके दामाद लगते हैं, उन सब के नाम है और सबसे पहले नाम है। और इसमें एक कंपनी जो खरीदी गई है, क्योंकि ये उसमें डाल देते हैं नेशनल ट्राइब्यूनल जो बनाया गया उसके लिए, जो दिवालीपन के लिए जो एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है, उस ट्राइब्यूनल में डाल देते हैं। उस ट्राइब्यूनल से एक खरीदी उसने, जो बाबा रामदेव ने, उसके भी करीब 3,000 करोड़ के लगभग उसके माफ किए गए। मतलब एक तरफ कल रघुराम राजन जी से बात जो हो रही राहुल गांधी जी की, उसमें रघुराम राजन जी ने बताया कि गरीबों को इस समय मदद करने के लिए, मजदूरों को मदद करने के लिए सरकार को मात्र 65,000 करोड़ रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। यानी हमारी जो जीडीपी है वो 200 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है, और 65,000 करोड़ 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है 65,000 करोड़। सो इतना पैसा मात्र हमें खर्च करना पड़ेगा आज की तारीख में, इस स्थिति को, कोरोना की में, मजदूरों को और गरीबों की हालत को सुधारने के लिए। इतना ही, सिर्फ इतना पैसा। लेकिन वहां पैसा सरकार नहीं खर्च कर रही। जो 1.7 लाख करोड़ दिया
वो भी, वो मनरेगा का भी जोड़ के, किसानों का भी जोड़ के, वो सब मिला मिलू के सब कुछ किया। लेकिन वैसे जो देना चाहिए कोई मदद नहीं, डॉक्टरों की कोई मदद नहीं, नर्सिस के लिए कोई मदद नहीं, जो लोग कोरोना के साथ में लड़ रहे हैं, डॉक्टर और पूरा हिसाब, उनके लिए अभी तक किट नहीं है, टेस्टिंग की किट नहीं है। टेस्टिंग की किट में भी 18 करोड़ 75 लाख रुपए बेईमानी कर ली, घोटाला कर लिया गया, जिस व्यक्ति को दिखी। और उसमें कोई दलित नहीं था, कोई ओबीसी नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, सारे वो जनरल समाज के लोग थे, जिन्होंने ऐसे बुरे समय में भी, ऐसे भयानक समय में भी 18 करोड़ 75 लाख का घोटाला किया। तो सारे घोटालेबाज वही हैं। सबको जिस तरह से लगातार ये सरकार घोटालेबाजों को बचा रही है, तो 68,660 करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए, बट्टे खाते में डाल दिए। क्या सरकार कह रही है बैड लोन है, मट्टे खाते में, ये रिकवर नहीं होगा, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अरे कार्रवाई क्या चल रही है, ये सारा शब्दों का खेल है, तुमने माफ कर दिए। और इतना ही नहीं साथियों, और क्या किया है, पिछले 5.5 साल में इसी मोदी सरकार ने जो लोन है, जो वो लोन है 6,66,000 करोड़, 6,66,000 करोड़ लोन, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके ऊपर आज भी 11 लाख करोड़ का एनपीए है, बकाया है, बैंकों का पैसा। और बैंकों का पैसा किसका है, पब्लिक का पैसा, वो बकाया उनके माफ कर दिए। लेकिन गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं। 65,000 करोड़ कितना है, 1% भी नहीं, जीडीपी का 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं जीडीपी का। वो उसकी बात करें, जब मुश्किल से 4 या 5% के आसपास मान लीजिए, 4-4.5% के लगभग है, नहीं 1.5% के लगभग, इतना ही है पैसा जो गरीबों को देना, लेकिन उसके लिए भी नहीं दे रही। अमीरों को आज भी विदेशों तक से बाहर से ला रही है सरकार, और अमीरों को यहां से वहां बसों से भी भिजवा रही है। जो गुजरात से जो है, गुजरात भिजवाए गए, जो 1800 लोग थे हरिद्वार से, वहां से भिजवाए गए, वाराणसी से भिजवाए गए। लॉकडाउन के समय की बात कर रहा हूं, ये लॉकडाउन के समय में ये सब भिजवाए गए हैं, लेकिन मजदूरों के लिए नहीं है। अभी आपने देखा, न्यूज आ रही है कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर रुके पड़े, जो महाराष्ट्र वगैरह से आ रहे थे, वो जो प्रवासी मजदूर, हजारों की संख्या में वहां उनको रोक के रखा। क्यों रोक के रखा है तुमने, जब आप उनको, अमीरों को बुला सकते हो, इनको क्यों नहीं। सो बहुत गंभीर परिस्थिति है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। इन सारी चीजों पर हमें बहुत ही तरीके से चर्चा करनी है साथियों, सोचना है साथियों, और हमें हर तरह से इन समस्याओं का समाधान करना है साथियों। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, परसों मैं इस रिजर्वेशन और प्रतिनिधित्व के विषय में डिटेल में आपसे बात करूंगा। अभी तो केवल आज एक भूमिका मैंने आपके सामने बंधी, और परसों 1 बजे यानी 3 तारीख को 1 बजे मैं पूरी डिटेल के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मैं आपसे, मुझे निवेदन है कि जिस तरह का प्यार, जिस तरह का साथ लगातार मुझे मिल रहा है, जितने साथी मुझे इस समय देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा साथियों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ताकि उस दिन इसका प्रचार ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि उस दिन एक बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ सकें, और हम इस समस्या के समाधान की तरफ, एक बड़े मजबूत संघर्ष की तरफ बढ़ सकें साथियों। बस इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करना चाहूंगा। आप मेरे साथ में आए, आपने साथ दिया, आप सबका दिल से धन्यवाद सभी को। और जिन्होंने गाली दी है, जो अभी भी देख रहे हैं, गाली दे रहे हैं उनके, और धमकी भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इन सब चीजों की, वो सारी की सारी चीजें, क्योंकि जो भी ताकतवर होता है, जो भी सही बात कहने वाला होता है, इन्हें बेचारों को कपकपी लगती है, इन्हें डर लगता ही है उससे। सो मैं इनका डर समझ सकता हूं। सो उनका भी धन्यवाद, मेरे तमाम साथियों का धन्यवाद, मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, मेरे मित्र, जितने भी साथी जुड़े हैं, मेरे रिश्तेदार, परिवार के लोग, उन सभी का दिल से धन्यवाद। सभी को एक बार जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और आज जाते जाते, आज मजदूर दिवस, 1 मई मजदूर दिवस पर मेरे सभी मजदूर भाइयों को इस मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई, सभी साथियों को हार्दिक बधाई, दिल से बधाई। कोशिश करेंगे हम कि आपके जीवन में उजाला ला सकें, आपकी जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हम दूर कर सकें साथियों। यही कोशिश है कि गरीब की, मजदूर की, समाज के लोगों की हम लोग किसी भी तरह से मदद कर सकें। संघर्ष बहुत है, रास्ता लंबा है, लेकिन हम किसी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं।
और धीरे धीरे पूरे देश में नहीं दुनिया में लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। आप सभी का फिर मजदूर दिवस की सभी को, दुनिया भर के मजदूरों को दिल से बधाई, हार्दिक बधाई देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।